दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। आज का जो ये टॉपिक है इसमें मैं आपको बात करूँगा कि क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के एग्ज़ाम को आप किस तरह से आसानी से दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कैसे पढ़ें, क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 बातें करूँगा, 4 बातें अगर आपने समझ ली, 4 बातें ध्यान से सुन ली तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देखो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, कैसे इसे पढ़कर पूरी तरह पास हो जाए, 100% चांस हो पास होने के। तो सारी बातें होंगी, पूरी वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं तो हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ लोग कुछ गलत समझ लें या फिर जो अच्छा पढ़ रहे हैं वो कम पढ़ें। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले बात ये कि जब मुझे यकीन होगा कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हो तभी मैं अपनी बात सही से रख पाऊँगा। तो दोस्तों डायरेक्ट बात करते हैं। 4 सूत्र की 4 बातें होंगी यहाँ पर, 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की, उनमें से बहुत स लगभग सभी वीडियोज़ जो हैं, अगर हम उनकी नोट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। आप उन्हें नोट्स के फॉर्म में पूरा का पूरा डिट्टो आप लिख ले रहे हो या आपको नोट्स समझ ही नहीं आ रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, अब जो टाइम पीरियड है, मैं आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आज इतना टाइम नहीं रहा है आप लोगों के पास क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा आपके पास अभी टाइम नहीं है। अगर अब इस समय आप मेरे जो नोट्स मैंने दिए हैं सिर्फ़ उसको पूरी तरह रटने की कोशिश करोगे तो वो कारगर साबित नहीं होगा। मतलब वो सक्सेस नहीं होगा। अगर आप जो मैंने नोट्स दिए हैं वीडियोज़ में, अगर आप उन्हें रटने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें तो आप कर ही नहीं पाओगे उसे याद। क्यों? क्योंकि 2 लाइन पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा जब कुछ, तो कुछ होगा ही नहीं, आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं, आप थक जाओगे। आधा पेज पढ़ोगे, आधे नोट्स मतलब पढ़ोगे, तब आप उसे ही पढ़ते-पढ़ते पूरा दिन बीत जाएगा आपका रटते-रटते। तो ये चीज़ सक्सेस नहीं होगी। अब आप कर क्या सकते हो यहाँ पर? तो ये पहला पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो मैंने आपको नोट्स जितनी भी वीडियोज़ में क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में दिए हैं, उन सभी नोट्स को आप पहले समझिए। समझने के लिए क्या करना है? समझने के लिए मेरी वीडियो जो मैंने बताई थी, उसको ध्यान से देखना है। पूरा वीडियो जब आप देखोगे ना तो आप पूरी तरह टॉपिक को समझ जाओगे। अब ये मत सोचना कि मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूँ। वीडियो मैंने बना दी है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपकी वो यूज़फुल आ जाए। तो पूरी वीडियोज़ आप देखोगे ध्यान से। मान लो एक वीडियो आप देख रहे हो, सारी नहीं, पहले एक देख लो आराम से। एक वीडियो देखो पूरा, जब मैं कंक्लूज़न आ जाए आपको, पूरा जब मैं आपको समझा दूँ तब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। उसके बाद आप नोट्स को मेरे देखिए। अगर आपको नोट्स समझ में आ रहे हैं तो आप उसे लिखिए या याद कीजिए। नहीं आ रहे समझ में तो उसका कुछ-कुछ शब्द तो समझ में आ रहा होगा, तो उसको ही समझो, अपनी लैंग्वेज में कर लो उसको कन्वर्ट। जैसे कि अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि गौरव ग्रंथ क्या होते हैं, यानी कि जो क्लासिक ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, पूरी डेफिनेशन है कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में साहित्य, इतिहास, दर्शन इत्यादि विषयों के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। अतः इन विषयों की कुछ कृतियों को चिरकाल से मान्यता प्राप्त है और युग युगांतर से उनका महत्व बना हुआ है। ऐसी कृतियों को गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। अब जो मैंने वीडियो बनाई थी यूनिट 1 की, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, समझाई हैं। अब अगर आप चाहें, जो मैंने अभी नोट्स यहाँ पे आपको दिखाया है, अगर आप इसे चाहें याद करना, इसे लिखना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आज की टाइम की पीरियड बात की करें अगर हम, तो अब बहुत कम समय बचा है और ये याद करके लिखना बहुत मुश्किल है कि भाई मानव सभ्यता के विकास के क्रम में साहित्य, इतिहास, दर्शन, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि सिर्फ इतना ही थोड़ी ना है भाई, 5-5, 6-6 पेज के आंसर लिखने हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखो, इसी को जब आप समझ जाओगे ना, वीडियोज़ देखोगे समझ जाओगे, तो इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। कैसे? जैसे कि आप इसे, मैं जब समझाऊँगा आपको, आप समझ जाओगे। जैसे कि अब इसी को और ईज़ी कर सकते हैं हम, कि जो गौरव ग्रंथ होते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं कि लंबे समय से जो मानव इतिहास रहा है, उसमें लंबे समय से कई सारी किताबों का अध्ययन किया जाता रहा है और कई सारी ऐसी किताबें रही हैं जिनको हम प्राचीन काल से मान्यता देते हैं या उन्हें हम उन पर विश्वास करते हैं। जैसे कि भगवद गीता हो गई, भारत की एक धार्मिक ग्रंथ के मामले में बात करें,
भाई मानते हैं ना, बहुत लंबे समय से विश्वास करते हैं। और ये ग्रंथ ऐसे हैं जिसे हम लंबे समय से, चाहे कोई भी काल हो, मध्यकाल आया या जो पुराना समय था या आज का समय, ये हमेशा ही इनका महत्व इम्पोर्टेंस बनी रहती है। तो ऐसा कोई भी ग्रंथ जिसकी इम्पोर्टेंस लंबे समय से बनी है, महत्व बना है, उसको हम गौरव ग्रंथ कहते हैं। तो ये काफ़ी पहले से आसान था, जो मैंने नोट्स दिए उससे तो ईजी है ना। तो इसे अगर आप लिख कर आएंगे तो क्या टीचर गलत कर देगा? नहीं भाई, पूरे ही नंबर देगा, उतने ही नंबर देगा। अब यही चीज़ आपको करनी है। तो जितनी भी वीडियोस में आपको नोट्स हार्ड लग रहे हैं, उनको क्या करोगे, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, नोट्स कई बार मैंने आपको दिए हैं, तो उसमें कुछ कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। मान लो 2-3 लाइनें ऐसी हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रही। अब उस 2-3 लाइन को छोड़कर यार आगे बढ़ जाओ। 2-3 लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ो, पेपर है भाई, पेपर निकालना है अब। तो 2-3 लाइन को छोड़कर जो समझ में आ रहा है उसको माइंड में याद रखो, उसको हो सके तो लिख भी लो। अभी लिखने पे आऊँगा मैं, बट यहाँ तक आपको समझ में आया कि आपको अब टॉपिक समझना है, अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना है। और जो हार्ड लाइन्स हैं नोट्स में, या जो हार्ड नोट्स लग रहे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे, उसको स्किप कर देना है, हटा देना है, ठीक है? नहीं तो वो आपको दिक्कत दे देते हैं, उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हो गया पहला मंत्र कि आपको समझना है टॉपिक को अच्छे से। सारी बातें करूँगा, पहला मंत्र हो गया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी जितनी जो क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है उसमें 4 यूनिट्स हैं, ठीक है? जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें 4 यूनिट्स दी गई हैं। अब आपको कितनी पढ़नी है, ध्यान से समझो। जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से, कई महीनों से पढ़ रहे हैं, वो तो अपना पूरा पढ़ते रहें, काफ़ी समझदार होंगे वो, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, कई महीनों से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। तो वो अपना जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। अगर जिस बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या जो अभी नए पढ़ रहे हैं, उनको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, जो 4 यूनिट्स हैं, वैसे सभी लोग इस पर ध्यान दो एक बार। जो 4 यूनिट्स हैं, उनमें से सबसे पहले आप कोई भी 2 यूनिट्स पढ़ो। सबसे पहले आपको एक टारगेट रखना है माइंड में कि पेपर से पहले मुझे कुछ घंटे ही पहले भले 2 यूनिट्स कम से कम ख़त्म करनी है। एक टारगेट रखो कि सबसे पहले आपको 2 यूनिट्स पर कमांड स्थापित करनी है। मतलब 2 यूनिट्स को आप कोई से भी 2 यूनिट आपके अंदर माइंड में सेव होनी चाहिए, ताकि 2 यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। 2 यूनिट्स दोस्तों, 4 में से 2 यूनिट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले, ताकि ये तो यार कम से कम पक्का हो जाए कि मैं पास हो सकता हूँ। जब 2 यूनिट हाथ में रहेगी तो तीसरी करने में देर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले टारगेट रखो, एक माइंड सेटअप करो कि मुझे कम से कम 2 यूनिट्स तो ख़त्म करनी है पेपर से पहले। ये नहीं कि पेपर वाले दिन मैं कोशिश करूँ, पेपर से पहले ही, मुझे कुछ घंटे पहले ही सही 2 यूनिट्स कम से कम रखनी है अपने माइंड में, अपनी समझ कर रखना है, ताकि कम से कम अगर मैं बताऊं तो आपके पासिंग का 90% चांस है कि आप पास हो जाओगे। अगर 2 यूनिट्स भी अगर आपने कर लिए हैं तो 90% DU-SOL की तरफ से मैं बता रहा हूं कि आप पास हो जाओगे। अगर मैं अपना बताऊं तो आप 100% पास हो जाओगे। अगर आपने 2 यूनिट्स कर ली तो 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है? DU-SOL को आप जानते हो ना कैसा है, जब रिज़ल्ट ही वो टाइम पर नहीं देता, इतनी सारी गलतियाँ होती हैं, तो उससे कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ 90% चांस है 2 यूनिट्स करने के बाद भी। तो कम से कम 2 यूनिट करनी है, ताकि ये चांस तो रहे कि हम पेपर कर आ जाएँ, ठीक है? जब 2 यूनिट्स हो जाएंगी तब आपको एक तीसरी यूनिट्स करनी है। मतलब टोटल आपको अब 3 यूनिट्स करनी तो है, अगर आप 100% पास होना चाहते हैं तो। 3 यूनिट्स करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि आप पास तो पक्के ही होगे और पूरा पेपर करके आओगे। पास का मतलब यहाँ पे पूरा पेपर है कि आप पूरा पेपर करके आ जाओगे। अब आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ, कम अच्छे नंबर आएँ या सिर्फ अच्छे आएँ, ये मैटर नहीं करता, आपका पूरा पेपर हो जाएगा अगर आप 3 यूनिट्स अच्छे से कर लेते हो। यूनिट्स तो आप सारी करो, सारी वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर सभी, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 3 करो, मैं 3 उनके लिए कह रहा हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं उनके लिए टारगेट बनवा रहा हूँ, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ पहले 2 करो, फिर 2 हो जाए तो 3 कर लो, ठीक है? और जिसका 3 भी हो जाता है तो वो फिर चौथी भी कर ले। अगर वो 3 भी अच्छे से कर ले रहा है तो वो चौथी भी कर ले, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दे देते हैं, तो हम उस पर आंसर नहीं लिख पाते। और जो हमने पढ़ा हुआ, अगर हमने सारा पढ़ा हुआ होता है तो हम 4 क्वेश्चन आराम से कोई से भी कर लेते हैं।
देखो दोस्तों, कंक्लूज़न पर आते हैं। जो सेकंड बात मैंने अभी आपको बताई, जो दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई, उसमें मैंने कहा आपसे कि आपको कम से कम 2 यूनिट्स का टारगेट तो रखना ही है माइंड में कि 2 यूनिट मुझे सबसे पहले ख़त्म करनी है। ऐसा है ना, जब आप सारी यूनिट्स देखते हो, सारे चैप्टर देखते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्या करना है, क्या नहीं, कौन सी वीडियो देखूँ, कौन सा टॉपिक पढूँ। टॉपिक वगैरह नहीं, सबसे पहले आपको 2 यूनिट्स तो कम से कम करनी है, ठीक है? करो तो पूरा-पूरा कर लो, 2 यूनिट आप कंप्लीट कर लो, ताकि रहे ये चीज़ रहे ना आपके अंदर कि आपके पास कुछ तो है। जब कुछ होगा तो आप कुछ दूसरा चीज़ बना भी सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? जब 2 यूनिट्स हो जाएंगी तो तीसरी यूनिट करने में देर नहीं लगेगी, वो भी समझ में आने लगेगी। तो कुल मिलाकर 3 यूनिट अगर आप कर लोगे तो 100% है कि आप पास होगे, पूरा पेपर आप अच्छे से करके आ सकते हो। बाकी तो चारों यूनिट्स कर लेना, कोई मनाही नहीं है यहाँ पे, चारों अच्छे से कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट है, अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो 3 ही यूनिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास अगर टाइम भी है, जो बहुत बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह भी देना चाहते हैं, जो सिंसियर बच्चे रहें, तो वो चारों यूनिट्स पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी बात पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो देखो, जो भी आप स्टडी करते हो, कोई सा भी टॉपिक आप स्टडी करते हो, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गौरव ग्रंथ क्या होते हैं या गौरव ग्रंथ की क्या समस्याएँ हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दार्शनिक राजा का क्या सिद्धांत था प्लेटो के द्वारा। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना अपने नोट्स में, अपने माइंड में, या कुछ भी आप करते हो, तो उसकी स्टार्टिंग की 2-3 लाइन आपको रटनी है। ताकि 2-3 लाइन जब आप किसी भी टॉपिक की रट लेते हो या जब आपको अच्छे से याद होती है, तब आप काफ़ी बेटर तरीके से अपना आंसर एग्ज़ाम में शुरू कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है शुरुआत। अगर आपकी शुरुआत हो गई एग्ज़ाम में, राइटिंग अगर आपका हाथ एक बार चल गया और आपने हल्का ही हल्का सही पढ़ा है, तब भी आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा। बस यही है कि आप जो हर आंसर या जो भी क्वेश्चन या टॉपिक आप जितने भी पढ़ रहे हैं, उसकी 3-4 या 2 लाइनों को कम से कम आप रट लीजिए या माइंड में सेव कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो मैं ऐसे शुरुआत करूँगा। कुछ चीज़ें जब माइंड में आप सेव रखेंगे ना, 2-4 लाइन ही सही, तो आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर आप बैठ के 10 मिनट सोचोगे बनाऊँ, कैसे करूँ? तो टाइम बहुत कम है भाई, इस बार 3 ही घंटे मिलेंगे। मुझे तो वैसे मैंने अभी टाइम देखा नहीं, बट फिर भी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक याद है मुझे, तो अब तो 3 घंटे ही मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो कुछ पहली बार राइटिंग कर रहे थे एग्ज़ाम आप लोग ऑफ़लाइन में, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था। बट इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब यहाँ पे 4th बात आप ध्यान से सुनिए। समझ कर जितनी भी चीज़ें आप समझ लेते हैं उनको लिखो। भाई अगर आपने 2 ही यूनिट्स पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, बट समझ लिया है तो थोड़ा-सा लिख लो। अगर आपको मान लो आपने 4 यूनिट्स पढ़ ली हैं, आप कह रहे हो भाई मैंने 4 यूनिट्स पढ़ ली बट मुझे नहीं लिखना है, मैं तो कर आऊँगा, ऐसा नहीं है। टाइम इस बार कम है, 3 ही घंटे का टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपको कम से कम 5 पेज तो लिखना ही है हर आंसर में। देखो दोस्तों, कॉम्पिटिशन इतना तेज़ हो गया है कि अब जो एसओएल के बच्चे भी हैं या रेगुलर के बच्चे हैं, भाई बहुत ज़्यादा लिखते हैं। लिखने में वो 8-8 पेज के आंसर लिख देते हैं, बट इतना आगे मत जाइए, कोई नहीं। आपको कम से कम 5 पेज तो लिख कर ही आना है। कम से कम 5 पेज, 6 लिखिए, 7 लिखिए, ठीक है। एक एवरेज बच्चा 6-6 पेज अगर आंसर लिख रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हर आंसर 6 पेज का वो लिख रहा है तो बहुत बेटर है, काफ़ी अच्छा है ये 3 घंटे में। 7 साढ़े 6 पेज हो जाए, 7 पेज हो जाए, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बट कम से कम 5 तो होने ही चाहिए भाई। तो ऐसे लिए भाई थोड़ी-सी स्पीड भी चाहिए। स्पीड का मतलब नहीं है, यहाँ पर स्पीड का मतलब क्या है? जैसे कि आपको लिखना है वो दार्शनिक राजा के बारे में। तो दार्शनिक राजा के बारे में आपको स्टार्टिंग की 2 लाइनें याद नहीं है, अब वहीं पे बैठ के आप बना रहे हैं तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। पहले से रटी होंगी, 2-3 लाइन अगर आपको माइंड में रटी होंगी तो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपने थोड़ा-सा लिख कर प्रैक्टिस कर ली है, तो काफ़ी बेटर तरीके से आप लिख पाएँगे। दार्शनिक कैसे लिखना है, उसमें टाइम लगा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे हार्ड वर्ड होते हैं जिन्हें लिखने में टाइम लग जाता है। भाई वैसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफ़िस वगैरह के काम में बिज़ी हैं, ओपन से पढ़ रहे हैं, रेगुलर भी पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा वो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, बस याद करे जा रहे हैं। तो थोड़ा ही सही लिख लो भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 2 ही क्वेश्चन लिख लो। 2 यूनिट छोड़ो, आप 2 क्वेश्चन ही लिख के राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ताकि 2 में टाइम बच जाए और 2 आप बनाकर वहाँ पर या उसी समय लिख कर आ जाएँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, जैसे कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत था, अगर ये आता है जो प्लेटो ने कहा था ना, दार्शनिक राजा या रानी का जो थ्योरी प्लेटो ने दी थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप तैयार कर लो।
तैयार मतलब लिख लो उसको। इसके अलावा ना प्लेटो का ही कई बार दार्शनिक राजा वाला क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्लेटो की राज्य प्रणाली बताइए, तो दोनों में एक ही आता है, ठीक है। ये मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कैसे बनकर आता है। कई बार एक ही आंसर होता है और दो तरह के क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। कई बार लिखा रहता है दार्शनिक राजा को बताइए और कई बार नहीं लिखा रहता, इनडायरेक्टली वो पूछ लेते हैं। लिखा नहीं रहेगा दार्शनिक राजा वगैरह के बारे में, वहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, राज्य के बारे में प्लेटो के विचार बताइए ऐसा कुछ, और वहाँ पे लिखना दार्शनिक राजा ही होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो प्लेटो ने कहा, सॉरी अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक पॉलिटिकल एनिमल है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इसको समझाइए। अब अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत था ये बताइए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आप नहीं लिख पा रहे तो कम से कम इन 2 क्वेश्चंस को तो ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर आप लिख लोगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आपके माइंड में कुछ तो जाएगा यार। देखो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत आसान नहीं है, ये सच में हार्ड सब्जेक्ट है। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का थ्योरी का सब्जेक्ट है, सिद्धांत का सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले ही समझाया था ये हार्ड है। बट अभी रुकिए, कुछ और भी मैं बात कर रहा हूँ, जाइएगा मत। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसके लिए मैं लास्ट में यही कहूँगा, जितनी बातें मैंने अभी यहाँ पे चारों में समझाई वो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो इस बस पास होना चाहते हैं और डर से थोड़ा सा उनको राहत दूँ, इसलिए ये सारी मैंने बातें कही और बहुत सही बातें हैं ये। बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सही बातें हैं ये, कोई तुक्का वगैरह नहीं है ये सब, ठीक है। आप इनको फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी बेटर तरीके से अपना एग्ज़ाम लिख कर आ सकते हैं। अब मैं कंक्लूज़न अगर आपको दूँ तो कंक्लूज़न में यही कहूँगा कि अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, माइंड सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, जो हार्ड चीज़ें आ रही हैं उनको हटा दो, जितना समझ में आ रहा है माइंड में उसी को समझ लो, थोड़ा थोड़ा हिंदी में अपने वर्ड्स में समझो, उसको समझ लेते हो और सारी वीडियोस देख लेते हो तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो दोस्तों, सारी वीडियोस देखने के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे ये हैं जैसे कि मान लो अरस्तु के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया। अरस्तु पे मैंने देखो, अगर क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी की वीडियोस देखें तो 3 वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी वीडियोस हैं, 3 वीडियोस हैं, कई सारे टॉपिक हैं। अगर आप अरस्तु के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो अरस्तु के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस पर लिखकर कुछ ना कुछ तो आ ही जाओगे। नागरिकता के बारे में मैंने कितना कुछ पढ़ाया है, अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लोगे तो पक्का ये कि कुछ ना कुछ लिखकर आ ही जाओगे। बट फिर भी आपको जो ईजी लगे आप वो करिए। अगर आपको अरस्तु हार्ड लग रहा है तो कोई नहीं, प्लेटो पर ध्यान दे दो, हॉब्स और जॉन लॉक पर ध्यान दो, किसी को मत छोड़ो। फिर अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लग रही तो आप हार्ड वाले को छोड़ दो, जो इजी लग रहा है उसको कर लो। हॉब्स, लॉक ये भी बहुत अच्छी चॉइस है, इनको भी अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो इनको भी मत छोड़ो। अगर आपको जो चीज़ हार्ड लगती है आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।